एग्जाम कहानी शुरू होती है और हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी डरी हुई होती है। यहाँ एक आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे जंगल में जाने को कहता है। जेसिका उससे खुद को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से जबरन जंगल में भेज देता है। अब जैसे ही वो जंगल के अंदर जाती है तभी उस पर एक खतरनाक क्रीचर अटैक कर देता है। उसके अटैक करने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उससे काफी खून बहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम मैकेंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने भाई मार्टिन और कुछ दोस्तों के साथ अपनी बहन मैरिलिन को ढूंढने जा रही होती है। असल में उसकी बहन जंगल से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। मैकेंजी बताती है कि एक आदमी मैरिलिन को ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा, लेकिन उसके दोस्त कंफ्यूज थे क्योंकि कोई आदमी बिना पैसे लिए कैसे किसी की मदद कर सकता है। कुछ देर में सब उस आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैकेंजी अपनी फ्रेंड डार्सी के साथ ही घर के अंदर जाती है। असल में ये घर लियोन नाम के बंदे का था। इसी बीच डार्सी मैकेंजी को लियोन से बात करते छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। लियोन यहाँ समझ जाता है कि मैकेंजी मैरिलिन की बहन है। वो जल्दी उसे कुछ सामान देने लगता है। मैकेंजी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद लियोन उसे खुद का मैप दिखाता है जिसमें वो बताता है कि मैरिलिन सिंडर पार्क के जंगल से गायब हुई है। इस जंगल में काफी सारे एक्सियम्स यानी पोर्टल्स हैं। इसी वजह से वहाँ अब तक काफी लोग गायब हो चुके हैं। इसकी वजह से लियोन उसे कुछ सामान भी दे रहा था जो उसके जंगल में हेल्प करेगा। वो उसे पीने के लिए 5 छोटी शीशी में लिक्विड देता है और कॉल करने के लिए अपना फोन भी देता है ताकि वो कहीं से भी उससे बात कर पाए। मैकेंजी अब भी काफी कंफ्यूज थी जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। तभी यहाँ उसका भाई मार्टिन आता है जिस वजह से वो जल्दी से उसका दिया हुआ सामान बैग में रखने लगती है। वो मार्टिन से कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरी भी वाइफ जेसिका उसी जंगल में गायब हो गई और अगर तुम्हें वहाँ उसकी नेकलेस मिले तो उसे ले आना। साथ ही वो उन्हें एक अजीब से साइन वाला फोटो देता है। अब कुछ टाइम बाद वो सभी के साथ मैरिलिन को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन मैकेंजी उन्हें लियोन के दिए हुए सामान के बारे में नहीं बताती। कुछ देर में वो सिंडर पार्क पहुंच जाते हैं। इसी बीच लियोन की दी हुई एक शीशी को मैकेंजी अपनी पॉकेट में छिपा लेती है। अब आगे का रास्ता बंद था जिस वजह से उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। कुछ आगे जाने पर मैकेंजी को अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है। उसे पता चल जाता है कि आगे एक इनविजिबल पोर्टल है। इसके बाद वो गैरी को बुलाती है और 20 फीट उसी डायरेक्शन में जाने को कहती है। वो ऐसा ही करता है और 20 फीट मैकेंजी के बताए हुए रास्ते की तरफ जाने लगता है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, यानी गैरी के एक अलग रियलिटी में आ गया था। उसे लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी उसी रास्ते में उसके बाकी के दोस्त भी अंदर आ जाते हैं। हम यहाँ समझ पाते हैं कि पोर्टल के अंदर जाने वाले को बाहर की चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन बाहर खड़े बंदे को सब कुछ दिखाई देता है। अब मैकेंजी समझ जाती है कि ये रियलिटी अलग है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। खैर सब इस बात को इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। काफी टाइम चलने के बाद वो काफी थक जाते हैं और एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं, लेकिन मैकेंजी और डार्सी आगे चली जा रही थी। गैरिक नोटिस करता है कि अभी सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन सूरज बिल्कुल उनके ऊपर है। इस वक्त दोपहर हो रही है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एडगर को जंगल से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जेसिका दिखाई देती है जो कि देखने में एक घोस्ट लग रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जेसिका केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। वो अपने दोस्तों को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब होकर मार्टिन के पीछे आ जाती है। ये देखकर वो काफी घबराने लगता है। तभी वो अचानक वेनिश हो जाती है। फिर एडगर उसे अपना हेलुसिनेशन समझकर कुछ टैबलेट्स ले लेता है। इसके बाद वो तीनों भी आगे जाने लगते हैं। उन्हें आगे जाने पर 2 घर मिलते हैं। मैकेंजी और डार्सी एक घर को चेक करते हैं और वो तीनों लड़के दूसरे घर को, लेकिन वो दोनों घर लॉक होते हैं। वो तीनों उस घर को चेक करके वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ सामान नहीं मिलता। इधर मैकेंजी घर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। फिर मैकेंजी वहाँ पड़ी एक कुल्हाड़ी लेकर ताले को तोड़ देती है। घर के अंदर उन्हें कुछ पुराना सामान मिलता है। इसी बीच एडगर को टेबल पर एक पुरानी बुक मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि बुक के कवर पर वही साइन बना हुआ था जो कि लियोन ने मैकेंजी को दिया था। उस बुक में काफी सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं। अब घर के बाहर मार्टिन आकर मैरिलिन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तभी यहाँ डार्सी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इधर घर में मैकेंजी और एडगर को बुक में काफी सारे लोगों के नाम मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बुक में लिखे हुए नाम 1957 के हैं। तभी एडगर भी अपना नाम और टाइम उसमें लिख देता है। फिर एडगर मैकेंजी के हाथ में लियोन की वाइफ की फोटो को देखता है जो कि वही डरावनी लड़की थी जो उसे जंगल में दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और मैकेंजी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। इधर इंटीमेट होते वक्त मार्टिन को डार्सी के पीछे एक मॉन्स्टर, एक क्रीचर देखने लगता है जो डार्सी का गला काट देता है। तभी उसे होश आता है। वो देखता है कि डार्सी बिल्कुल ठीक है, यानी ये केवल उसका एक बुरा ख्याल था। अब मार्टिन को घबराता देख डार्सी उसे घर के अंदर लाने लगती है। अभी मैकेंजी घर के अंदर अकेली होती है। इसी
बीच उसे वहाँ एक बॉक्स दिखाई देता है, इस पर ताला लगा हुआ था। अब वो जैसे ही उसे छूने लगती है तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। इसके बाद वो किसी तरह अपनी पॉकेट में से वो शीशी निकालकर पीने लगती है। उसके वो लिक्विड पीने के तुरंत बाद ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसके चिल्लाने की आवाज से सब उसके पास आ जाते हैं, लेकिन मैकेंजी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो एक चूहे से डर गई थी। वो मार्टिन से बॉक्स खोलने को कहने लगती है। फिर मार्टिन उस बॉक्स के ताले को खोलने लगता है। बॉक्स खोलने पर उन्हें वही नेकलेस मिलता है जिसके बारे में लियोन ने बताया था, जो कि उसकी वाइफ जेसिका का है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो वहाँ पर उन्हें हथकड़ी जैसी 2 चैन मिलती हैं। ये देखकर एडगर घबरा जाता है और पानी लेने के लिए जंगल में जाने लगता है। जब वो जंगल में होता है उसे वहाँ काफी अजीब चीजें फिर से दिखने लगती हैं। इधर घर में मार्टिन कुछ सामान लेने के लिए आता है। उसे मैकेंजी के बैग से कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उसे इस लोकेशन के बारे में पहले से ही पता था कि यहाँ कुछ खतरा है, लेकिन इसके बावजूद उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। खैर इसके बाद मार्टिन इन पेपर के बारे में उसी से पूछने लगता है। वो उसके बैग में रखी एक लिक्विड की बोतल भी तोड़ देता है। अब डार्सी उन पेपर को पढ़ती है, जिससे पता चलता है कि और भी काफी सारे लोग यहाँ आकर गायब हो गए हैं। मार्टिन मैकेंजी पर काफी गुस्सा होता है। तब मैकेंजी उन्हें बता देती है कि हम इस वक्त अलग दुनिया में हैं। ये सुनकर मार्टिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सबसे कहता है कि हमें अपना सामान लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ एडगर को सफेद कपड़ों में चिल्लाती हुई एक लड़की दिखने लगती है। इधर सब घर के बाहर अपना सामान लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब मैकेंजी बाहर आकर देखती है तो सब नॉर्मल होता है। वो सब ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो कुछ जानते ही ना हो। वो सब ये तक भूल जाते हैं कि यहाँ उनके साथ एडगर भी आया था। उन्हें लग रहा था कि वो घर पर अपनी मॉम के साथ है। वो सब मैकेंजी की बातों पर हंसने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के डीमंस ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया हो। इसके बाद मैकेंजी एडगर को लेकर काफी परेशान हो जाती है और अकेले ही उसे ढूंढने जंगल में आ जाती है। उसे काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता। इसके बाद वो फोन से लियोन के पास कॉल करती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे वो नेकलेस मिल गया। मैकेंजी बताती है कि नेकलेस तो मिल गया, लेकिन उसकी बहन अभी तक नहीं मिली। वो आगे बताती है कि उसके दोस्तों के साथ काफी अजीब हो रहा है। इस पर लियोन कहता है कि माइंड के साथ खेलने वाले डीमंस आ रहे हैं, तुम्हें सबको लेकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसके बाद मैकेंजी वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ कई सारे क्रीचर्स हैं जो कि उसके दोस्तों की डेड बॉडी के साथ खेल रहे हैं। फिर वो किसी तरह अपने माइंड पर काबू कर लेती है, इससे उसे क्रीचर्स दिखने बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से गैरिक और मार्टिन को लिक्विड देकर नॉर्मल कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड डार्सी वहाँ से गायब थी। तभी उन्हें उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि एडगर, जो कि इस वक्त डीमन के कंट्रोल में था, वो डार्सी को पेड़ से बांधकर टॉर्चर करने लगता है। मार्टिन वहाँ पहुंच जाता है और उसे डार्सी को छोड़ने को कहता है। इसी बीच एडगर उसके पेट में चाकू धंसा देता है और तभी मार्टिन उस पर पीछे से अटैक करके बेहोश कर देता है। वो एडगर को उन्हीं चेन्स में बांध देते हैं। इसी बीच जंगल में भागने की वजह से डेरिक के पैर में चोट लग जाती है और चाकू लगने की वजह से डार्सी काफी जख्मी हो जाती है। बाहर बंधा हुआ एडगर भी हेल्प मांगने लगता है। फिर मैकेंजी उसके पास जाने लगती है। मार्टिन उससे कहता है कि ज्यादा नजदीक मत जाना। अब एडगर उससे पूछने लगता है कि उसे चैन से क्यों बांध रखा है। वो उससे खुद की हेल्प करने को कहता है। इस पर मैकेंजी वहाँ से जाने लगती है। अंदर आकर मार्टिन उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम्हें ही जाकर कार को लाना होगा। अब जैसे ही मैकेंजी घर का दरवाजा खोलती है, उसे बाहर जेसिका की आत्मा दिखने लगती है, जिसे वो देखकर बुरी तरह डर जाती है और इमरजेंसी फोन करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि हमें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, लेकिन वो कॉल सीधा लियोन के पास जाती है। मार्टिन उससे फोन को स्पीकर पर रखने को कहता है। फिर लियोन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी वाइफ को देखा। वो एक घोस्ट नहीं बल्कि असली है, उसके अंदर एक डीमन की आत्मा है। आगे वो कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसी पोर्टल के पास जाना होगा जहाँ से तुम इस रियलिटी में आए थे। इसके बाद मैकेंजी उससे पूछती है कि उसकी बहन मैरिलिन कहाँ है। इस पर लियोन कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मुझे वो नेकलेस मिल गया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब मैकेंजी को समझ आ जाता है कि लियोन उसे धोखा दे रहा है। अब मैकेंजी डिसाइड करती है कि वो अकेले ही पोर्टल के उस पार जाकर हेल्प लेकर आएगी और वो ऐसा ही करती है। वो अकेले ही पोर्टल की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद मार्टिन एडगर के पास जाता है, जहाँ वो पहले तो उससे ठीक बात करता है, लेकिन जैसे ही मार्टिन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो डीमन उसकी आवाज में मार्टिन को डराने लगता है। इस वजह से मार्टिन घबराकर वापस से अंदर आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि गैरिक वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ हम गैरिक को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो भी डीमंस के कंट्रोल में है। इधर मार्टिन लियोन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। इसी बीच रास्ते में मैकेंजी को उसकी बहन मैरिलिन दिखाई देती है। वो उसे गले लगाती है और एकदम से ही वो कहीं गायब हो जाती है। इधर मार्टिन कॉल करने के लिए घर से बाहर जाता है और डार्सी को एडगर से दूर रहने को कहता है। उसके जाने
के बाद डार्सी उठकर एडगर के पास जाने लगती है। एडगर पहले तो उससे बात करते वक्त काफी परेशान होता है। उसे लग रहा था कि उसी ने डार्सी के साथ ये सब किया है। वो खुद को उसे चैन से खोलने को कहता है। इधर मार्टिन का फोन लग जाता है और वो लियोन से कहने लगता है कि यहाँ सबकी हालत खराब है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन वो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनके अंदर डीमन आ चुका है। इधर डार्सी चैन को काटने के लिए कुल्हाड़ी लाती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो कुल्हाड़ी को ठीक से उठा नहीं पाती। इसके बाद वो एडगर के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ कुछ देर में वो चैन से उसका गला घोटने लगता है और आखिरकार उसे मार देता है। इधर लियोन से कहता है कि तुम्हें उन सबको छोड़कर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और ये कहकर वो फोन काट देता है। तभी उसके सामने दो आत्माएं आती हैं और उसे डार्सी की तरफ जाने का इशारा करती हैं। वो जल्दी से एडगर के पास जाता है, जहाँ वो पहले ही डार्सी को मार चुका था। इसके बाद मार्टिन उस पर एक चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन चाकू के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और फिर वो अपने ही हाथ की उंगलियां काट कर खाने लगता है। इसके बाद उसी चाकू की मदद से डार्सी की डेड बॉडी को फाड़ने लगता है। मार्टिन डर की वजह से यहाँ से भाग जाता है। इधर मैकेंजी के सामने गैरिक आता है और यहाँ उसकी आंखों का कलर चेंज था। इससे हम समझ पाते हैं कि वो भी एक डीमन के कंट्रोल में आ चुका है। खैर वो मैकेंजी पर अटैक करके उसे पीटने लगता है। फिर मैकेंजी उसके मेन पॉइंट पर किक मार के उसे होश में लाती है। तभी यहाँ मार्टिन भी पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे डार्सी भी आ जाती है, लेकिन वो भी इस वक्त एक डीमन ही थी। वो अपने साथी को कुल्हाड़ी लाती है और एक गैरिक पर अटैक करके उसे एक ही बार में मार देती है। ये देखकर मार्टिन और मैकेंजी वहाँ से भागकर पोर्टल के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी ठीक से पता नहीं था कि पोर्टल किस तरफ है। इस वजह से वो वहीं फंस जाते हैं। तभी मैकेंजी बताती है कि हमें लियोन की मदद चाहिए होगी पोर्टल को ढूंढने के लिए, लेकिन मार्टिन फोन को उसी घर पर भूल आया था। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अकेला वहाँ जाकर फोन लाएगा। वो मैकेंजी को एक पेड़ के पीछे छिपाकर फोन लेने चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही मैकेंजी को वहाँ जेसिका दिखनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उससे डरकर दूर जाने लगती है और मार्टिन को आवाज लगानी चालू कर देती है। उसकी आवाज से मार्टिन वहाँ आ जाता है, लेकिन मार्टिन को मैकेंजी वहाँ नहीं दिखती। यानी मैकेंजी उस घोस्ट से बचती हुई रियल दुनिया में आ गई थी। मैकेंजी को तो मार्टिन दिख रहा था, लेकिन उसे वो नहीं। इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में अंदर की तरफ जाने लगती है। इधर असली दुनिया में मैकेंजी के पीछे दो आदमी होते हैं, जो कि उसे बेहोशी के इंजेक्शन देकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद वो उसे पेड़ से बांध देते हैं और उसकी बॉडी पर गर्म मेटल को लगाने लगते हैं, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि डीमन उसके अंदर है या नहीं। तभी यहाँ लियोन भी आता है। असल में ये लोग इसी के साथ ही थे। मैकेंजी उसके मुंह पर थूक देती है, जिसके बाद उसका साथी उसे पीटने लगता है। अब हमें पता चलता है कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि और भी पोर्टल्स हैं। इसके बाद लियोन मैकेंजी से अपनी वाइफ का नेकलेस ले लेता है और हमें पता चलता है कि उसी ने अपनी वाइफ को जबरन पोर्टल में भेजा था। वो ये बता देता है कि उसी ने मैरिलिन को भी पोर्टल में भेजा था। ये सुनकर मैकेंजी काफी गुस्सा होती है, लेकिन उसका एक साथी उस पर गन पॉइंट कर लेता है, इससे वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद लियोन उसे बताता है कि तुम्हारी बहन मैरिलिन और मार्टिन अभी जिंदा हैं, लेकिन मैं केवल उन दोनों में से एक को बचा सकता हूँ। वो मैकेंजी से किसी एक को चूज करने को कहता है। इसके बाद मैकेंजी लियोन के साथ पहले अपने दोनों भाई बहन को बचाने के लिए जाने लगती है। यहाँ लियोन बताता है कि 1950 के टाइम यहाँ एग्जाम यानी पोर्टल देखे गए। इसके बाद सरकार ने उस जगह को अपनी लैब बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद लगातार वहाँ से लोग गायब होने लगे। फिर सरकार ने इस जगह को बंद कर दिया। वो आगे बताता है कि उन्हें अभी तक 6 पोर्टल्स मिल चुके हैं। खैर अब वो डिसाइड करते हैं कि वो पहले मैरिलिन को ढूंढेंगे और बाद में मार्टिन को। अब यहाँ लियोन बताता है कि जहाँ मैरिलिन है वहाँ काफी बड़े बड़े क्रीचर्स हैं। वो मैकेंजी को मैरिलिन वाले पोर्टल के पास छोड़ देता है, क्योंकि वो वर्ल्ड देखने में काफी अंधेरे से भरा था। वो उसे एक लाइट दे देता है। कुछ आगे जाने पर उसे मैरिलिन मिल जाती है, जो कि काफी डरी हुई थी। असल में उसके पैर चैन में बंधे थे। इसके बाद मैकेंजी पास ही के घर में जाकर एक चाकू ले आती है, जिससे वो चैन को काट सके। साथ ही वो वहाँ रखी बुक में से वो पेज फाड़ देती है, इसमें लोगों के नाम लिखे हुए थे। फिर वो बाहर आकर चैन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन मैरिलिन क्रीचर के डर से खुद के गले को ही चाकू से काट लेती है। तभी यहाँ काफी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद मैकेंजी उसे वहीं छोड़कर बाहर जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मैरिलिन की डेड बॉडी को लेने एक क्रीचर आता है और वो मैरिलिन की मौत से काफी दुखी था। अब भागते हुए रास्ते में मैकेंजी को एक काफी बड़ा क्रीचर दिखाई देता है, जो कि उसके सामने ही था। दूसरी तरफ कार में लियोन को मैरिलिन का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। इससे उसे भी पता चल जाता है कि वो अब मर चुकी है। तभी कार में मैकेंजी आती है और वो लियोन पर गन पॉइंट कर लेती है। हम समझ जाते हैं कि मैकेंजी किसी तरह उस बड़े क्रीचर से बचकर या उसे मारकर बाहर आई होगी। इसके बाद वो लियोन को इसी तरह पोर्टल की तरफ ले जाने लगती है, जैसे वो मूवी की शुरुआत में जेसिका को भेज रहा था। लेकिन वो चालाकी से उससे गन छीन लेता है, लेकिन अब तक वो दोनों पोर्टल के अंदर घुस चुके थे। लियोन को जेसिका दिखने लगती है। इसके बाद जेसिका उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच
बीच मैकेंजी मार्टिन को ढूंढती हुई उसी घर में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और उसी बुक पर अपना नाम लिख देती है ताकि क्रीचर्स उसे भी मार डालें। अब जैसे वो घर से बाहर आती है उसे वहाँ मार्टिन मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और दोनों गले मिलते हैं। लेकिन तभी मार्टिन मैकेंजी को चाकू मार देता है क्योंकि इस वक्त वो डीमन के कंट्रोल में था और चाकू लगने की वजह से वो मारी जाती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि मैकेंजी मरने के बाद जिंदा हो जाती है और वो भी अब डीमंस के कंट्रोल में थी। उसकी आंखों का कलर बदला हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।